हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यूज़ एनालिसिस में। हम न्यूज़ एनालिसिस करने जा रहे हैं दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, तारीख है 29 दिसंबर 2022। दोस्तों, हम देखते हैं कि इस न्यूज़पेपर में प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एग्जाम के नज़रिए से कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। चलिए दोस्तों, करते हैं इस न्यूज़ एनालिसिस की शुरुआत। और मैं इससे पहले शुरुआत करूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको ये न्यूज़ एनालिसिस अच्छा लगता है और आपको ऐसा लगता है कि इस न्यूज़पेपर एनालिसिस से आपकी तैयारी में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है और आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स पता चलते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाएँ। तो चलिए करते हैं आज के न्यूज़ एनालिसिस की शुरुआत। पहली खबर है, जम्मू में बड़ा षड्यंत्र विफल, 4 पाकिस्तानी आतंकी ढेर। देखिए, अभी आपने देखा कि पाकिस्तान ने कुछ कमेंट किया भारत के ऊपर, तो भारत ने भी बदले में जवाब दिया और उसके बाद ये जो गतिविधियां हैं अब ये शुरू हो चुकी हैं और ये गतिविधियां जो हैं अब चलनी हैं, क्योंकि ये सब जब होता है ना राजनीति में, तो ये गतिविधियां एक्टिव हो जाती हैं और ये उनका एक्टिव होना आम है। तो जम्मू के श्रीनगर हाईवे पर किसी सैन्य प्रतिष्ठान या वादी में नव वर्ष और गणतंत्र दिवस पर बड़े बड़े हमले के आतंकी षड्यंत्र को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ है और जो बरामद हुआ है वहाँ पर 7 AK-47 राइफल, 1 अमेरिकी M4 राइफल, 4 चाइनीज़ ग्रेनेड। तो ये जो है ना, GS पेपर 3 में जो इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है उसमें आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं कि कैसे हमारी जो सीमा सुरक्षा बल है, इन्होंने कैसे पाकिस्तानी आतंकी गतिविधियों को नाकाम किया है। तो आप इस तरह से आप एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं कि हाल ही में हुई इस घटना ने हमारे भारतीय सीमा बलों के बारे में मतलब ये बताया, तो आप उसको टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो खास नहीं है, लेकिन हाँ, आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ करना चाहें तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका आंसर राइटिंग इनरिच होगा और एग्जामिनर को लगेगा कि आप न्यूज़पेपर से भी ताल्लुक़ रखते हैं और आप बाकी कैंडिडेट से अच्छा मार्क स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए, ये न्यूज़ जो है ये कोरोना को लेकर है। संक्रमण दर बढ़ेगी लेकिन मौतों की आशंका रहेगी कम। तो अब देखिए, संक्रमण दर बढ़ेगी, लेकिन अब देखिए अमेरिका में जो ओमिक्रॉन आया था उससे ये कम घातक होगा, BF7 वेरिएंट। तो लेकिन अभी ये है ना कि लोगों ने क्या किया है, सतर्कता डोज लेना शुरू कर दिया है और प्लस नेजल वैक्सीन भी आ गई है। तो इससे क्या हो गया है कि डोज अब बढ़ चुके हैं, सतर्कता डोज लोग लेने लगे हैं। तो ये है कि संक्रमण दर तो बढ़ेगी लेकिन मौत नहीं होगी। और ये क्यों होगा? ये हर्ड इम्यूनिटी के कारण होगा। और हर्ड इम्यूनिटी मैंने 23 तारीख के अखबार में आपको बताया हुआ है। तो आपने अगर वो सेशन देखा है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये बताएं कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। और जापान में जो वेरियंट आया था, चाइना में जो वेरियंट आया था, अमेरिका में जो वेरियंट आया था, उसका नाम बताइए। और भारत में जो लेटेस्ट चल रहा है उसका नाम आपको पता ही है, BF7। अब हम बात करते हैं अगली खबर की, वित्तीय से। अब देखिए, आज का जो न्यूज़पेपर है इसमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा न्यूज़ हमारे काम की नहीं आई हैं, सिर्फ एडिटोरियल काम का है और कुछ एक न्यूज़ है जो भविष्य में उनसे रिलेटेड खबरें आने की आशंका है। तो वो खबरें आएंगी जनवरी में और आपको वो पढ़ना है क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वित्तीय सेहत और सौंदर्य प्रतिस्पर्धा से निखरेगी शहरों की सूरत। देखिए, शहरी जीवन को आसान और सुंदर बनाने के लिए उनकी वित्तीय सेहत और सुंदरता को निखारने की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इसके लिए देश के सभी शहरी निकायों के बीच वित्तीय और सौंदर्य प्रतिस्पर्धा कराने का फैसला किया है ना। और इसका गाइडलाइंस का जो मसौदा है उसको जारी किया गया है शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी के द्वारा। और इन्होंने बोला है कि इसमें शहरों की सूरत और निखरेगी, निकायों की माली हालत के साथ स्वच्छता, हरियाली, शुद्ध हवा, सुंदर पार्क, गलियां, सड़कें और अन्य मानकों के आधार पर मूल्यांकन के बाद प्रतिस्पर्धा में बाजी मारने वाले शहरों को शानदार इनाम से नवाजा जाएगा। तो सरकार ने शहरी कायाकल्प के लिए दुनिया के किसी अन्य देश के मुकाबले अधिक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसका नाम है सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022। इसमें शहरों के बीच संसाधन जुटाने, व्यय के ब्यौरे के साथ वित्तीय शासन प्रणाली में संतुलन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और इस अनूठी प्रतिस्पर्धा में देश के सभी 4500 शहरी निकाय हिस्सा ले सकते हैं, जिन्हें 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, दूसरा है 10 लाख से 40 लाख की आबादी वाले शहर, तीसरा 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहर और चौथा 1 लाख से कम आबादी वाले शहर अथवा कस्बे शामिल होंगे। तो ये जो है ना, ये रैंकिंग आपको याद रखनी है। और इसमें 4 प्रमुख वर्ग कौन है और
उस वर्ग में कितनी आबादी के शहरों को शामिल किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट पीसीएस में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और 15 जनवरी तक जो है इस मसौदे पर जो है सुझाव लिया जा रहा है, और इस सुझाव के बाद 15 जनवरी तक सुझाव लिया जाएगा। उसके बाद 30 जनवरी 2023 को इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो मान के चलिए हमें फरवरी में ये पता चलेगा कि सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 में कौन सा वो शहर है जो अव्वल रहा है, और फिर वो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा। अब हम बात करते हैं कि ये रैंकिंग है क्या। तो सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों का मूल्यांकन, पहचान करना और उन्हें 3 वित्तीय मापदंडों में, जैसे कि संसाधन जुटाना, खर्च प्रदर्शन और वित्तीय प्रणाली में उनकी ताकत के आधार पर पुरस्कृत किया करना है। तो ये है सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 का एम। तो ये आपको रखना है, और ये मेंस में आपके लिए अच्छा खासा रोल प्ले करेगा। अब देखिए एनडीएमसी का बजट G20 समिट को समर्पित सड़कों व पार्कों का होगा सुंदरीकरण। अब देखिए G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत। तो अब क्या है ना, यहाँ पर हम लोगों को हर चीज़ मेंटेन करनी है, ताकि जब कोई भी आएगा तो वो देखे और प्रभावित हो कि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से साफ सफाई है और बहुत बढ़िया काम होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि परिषद G20 के सदस्य देशों के राष्ट्रीय पशुओं पर आधारित एक पार्क बनाएगी। यह पार्क वेस्ट टू वंडर पार्क की थीम पर होगा। G20 के देशों के खान पान पर आधारित व्यंजन महोत्सव का भी आयोजन होगा। इस उत्सव में इन देशों को खाने की प्रमुख वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी, और इन देशों के प्रमुख फूलों को शामिल करते हुए एक ट्यूलिप महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ट्यूलिप महोत्सव का आयोजन किस देश पे किया गया। तो भारत, अमेरिका, जापान, नन ऑफ दिस। तो भारत है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कुछ जरूरी बातें हैं, है ना। अब देखिए ये एक एग्जाम्पल है कि 8 महीने में घटाया 45 किलो वजन, जितेंद्र मणि बने स्मार्ट कॉप। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है ना, आप देखोगे कि अब देखिए पुलिस प्रशासन में हमें चाहिए एक्टिव लोगों की ज़रूरत है। जैसे आपको दबंग मूवी आपने देखी होगी, तो इसमें सलमान खान जब एक गुंडे को पकड़ने जाता है तो वहाँ पे जो कहता है कि मोटे लोग फिट लोग मेरे साथ आए, मोटे लोग इस तरफ, है ना। तो देखता है कि कोई उसके साथ में ही नहीं, वो अकेला रह जाता है। तो देखिए पुलिस प्रशासन की एक कमजोरी दिखाई गई है कि पुलिस प्रशासन को रहना चाहिए एक्टिव। एक्टिव होने का मतलब है कि वो शारीरिक मानसिक रूप से फिट हो। तो ये इन्होंने एक उदाहरण पेश किया है। अब इसका अनुकरण हमारे समाज में जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको करना चाहिए। तो ये एक उदाहरण है। तो आप इस उदाहरण का यूज़ आप प्रशासन में कर सकते हैं, जीएस पेपर 4 इथिक्स में। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अगली खबर है अधूरी व अहंकारी शिक्षा जल संकट का कारण। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि अगर किसी के पास अधूरी शिक्षा होगी तो वो जल को कैसे संरक्षित करना है इसके बारे में वो जानकारी नहीं जुटा पाएगा। तो लोगों को अवेयर करना चाहिए जल संकट को दूर करने के लिए, और जल संकट ना होने पाए, जल का अच्छे से उपयोग हो पाए उसके लिए। अब हम बात करते हैं एडिटोरियल की। अब देखिए हम लोग एडिटोरियल पे आ गए हैं। हमने अभी तक देखा कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ही खबरें ऐसी मिली हैं जो जरूरी हैं, बाकी कोई भी खबर जरूरी नहीं है। वो या तो इंटरनल सिक्योरिटी में उदाहरण देने के योग्य वो सूचना है, या तो जीएस पेपर 4 में उदाहरण देने के लिए वो सूचना है। अब हम बात करते हैं महंगाई और मंदी के भंवर में दुनिया। अब देखिए इस समय पे पूरी दुनिया में महंगाई का भंवर चल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो मंदी का अनुमान है। तो ये एडिटोरियल उसी को समर्पित है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है सोवियत संघ का। इसमें बोला गया है कि 60 साल पहले एक सोवियत नेता को एक शतरंजी चाल सूझी थी। उसने सोचा कि परमाणु बर्मा से लैस 2 मिसाइलों को गुपचुप क्यूबा ले जाकर अमेरिका की नाक के नीचे तैनात कर उसे शह दी जाए। पर वह इसका हिसाब नहीं लगा पाया कि अमेरिका की चाल क्या होगी और क्या उसकी काट उसके पास है। 60 साल बाद रूस के नेता को उससे भी दुस्साहसी चाल सूझी। उसने अमेरिका और नाटो देशों से दोस्ती बढ़ा रहे अपने पड़ोसी यूक्रेन पर हमला बोलकर अमेरिका और नाटो को शह दी। पर उनकी चाल क्या होगी यह उसने इस बार भी नहीं सोचा, है ना। तो अब ये है ना कि निकिता खुश्चेव की तरह फंसने के साथ साथ पुतिन ने अपनी चाल से वैश्विक क्रम और संतुलन से जुड़े कई गंभीर प्रश्न भी खड़े कर दिए। दूसरे विश्व युद्ध और शीत युद्ध के बाद से यह माना जाने लगा था कि परमाणु अस्त्रों के पारस्परिक संघार के खतरे ने परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध की आशंका को समाप्त कर दिया है। लेकिन यूक्रेन पर जीत हासिल न कर पाने से बौखलाई पुतिन की आखिरी दांव के रूप में परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करने की धमकी ने उस मान्यता पर सवाल खड़े कर दिए। अब अमेरिका और नाटो के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि पुतिन बड़े संघारक परमाणु अस्त्रों की जगह सीमित दायरे वाले परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करते हैं तो उनका क्या जवाब होगा।
पाकिस्तान और उत्तर कोरिया भी अक्सर इसी तरह की धमकियां देते रहते हैं। परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बेलगाम और विस्तारवादी शासक अब समूची वैश्विक व्यवस्था के लिए संकट खड़े कर रहे हैं। इनके बारे में दुनिया को गंभीरता से सोचना होगा। अब देखिए, पाकिस्तान भी है तो भारत को इसी हिसाब से धमकी देता है ना कि हम परमाणु मेरे पास है, और नॉर्थ कोरिया भी इसी तरह की हरकतें करता है। तो इसमें बताया गया है कि दुनिया को गंभीरता से सोचना होगा इस संकट के बारे में। तो इसके बारे में एडिटोरियल है। तो 2008 के वित्तीय संकट की भविष्यवाणी करने वाले और विश्व बैंक, IMF एवं फेडरल रिजर्व में काम कर चुके अर्थशास्त्री नूरियल रूबिनी ने अपनी नई पुस्तक मेगा थ्रेट्स या महासंकट में लिखा है कि दुनिया कर्ज, महंगाई और मंदी के ऐसे भंवर की तरफ बढ़ रही है जो पिछली सदी के तीसरे दशक के आर्थिक संकट जितना गंभीर साबित हो सकता है। 1999 में पूरी दुनिया का निजी और सार्वजनिक कर्ज मिलाकर दुनिया की GDP से लगभग दोगुना था। पिछले 20 वर्षों में वह दोगुने से बढ़कर 3.5 गुना हो चुका है। चाइना का निजी और सार्वजनिक कर्ज उसकी GDP का 330% हो चुका है और अमेरिका में 420%। भारत के निजी कर्ज के विश्वसनीय आंकड़े नहीं हैं, फिर भी इतनी जानकारी है कि उसके हिसाब से निजी और सार्वजनिक कर्ज मिलाकर GDP से लगभग 1.5 गुना हो चुका है। पिछली सदी के 8वें दशक में आए आर्थिक संकट के समय निजी और सार्वजनिक कर्ज आज की तुलना में बहुत कम था, इसलिए सरकारों ने मंदी से उबरने के लिए कर्ज उठाकर खर्च किया। 2008 के वित्तीय संकट के समय महंगाई नहीं थी, इसलिए केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों को शून्य तक लाकर और सरकारी कर्ज यानी बांड खरीदकर पैसों की तंगी दूर की थी। लेकिन आज महंगाई पर काबू पाने के लिए बैंकों को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ रही हैं और सरकारें कर्ज के बोझ से इतनी दबी हुई हैं कि और कर्जा लेकर खर्च नहीं कर सकती। यदि उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो लोग सरकारी ऋण पत्र या बांड बेचने लगेंगे। केंद्रीय बैंक महंगाई पर काबू पाने के लिए बांड बेच रहे हैं। दोनों तरफ की बांड बिकवाली से ब्याज दरें और तेजी से बढ़ेंगी, जिससे महंगाई में उछाल आएगा और मंदी का संकट गहराता जाएगा। शेयर बाजारों की हालत भी अच्छी नहीं है। पिछली सदी के 8वें दशक की मंदी के समय कंपनियों के शेयरों के दाम उनकी आमदनी के औसतन 8 गुना थे। आज उनके दाम आमदनी के 20 गुना के पास है। इसका खतरा यह है कि महंगाई और मंदी की आहट सुनते ही शेयर बाजारों में हड़कंप मच सकता है और दाम आधे तक हो सकते हैं। रूबिनी की पुस्तक में इसी आर्थिक महासंकट की चेतावनी दी गई है। और फिर आप चाइना में देख रहे हैं कि कोविड की लहर ने हमला बोल दिया है और चाइना को फिर पाबंदियां लगाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है और चाइना से आने वाले माल की आपूर्ति फिर से बंद हो जाएगी। चाइना और भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था के सप्लाई इंजन है और अमेरिका तथा यूरोप मांग के इंजन है। ठीक है, और यूरोप में मंदी आ चुकी है और अमेरिका में आने के आसार हैं। और यदि चाइना भी कोविड से ठप हो गया तो भारत कब तक बचेगा? इन सारे संकटों के बीच तेल उत्पादक देशों ने रूस के साथ मिलकर संकट भुनाने के लिए एक कार्टेल या मुनाफाखोर संघ की तरह काम करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने इन्हें कार्टेल बनाकर संकट भुनाने से रोके रखा था, परंतु अमेरिका के ऊर्जा आत्मनिर्भर बनने के बाद से इन देशों का झुकाव सबसे बड़े तेल उपभोक्ता चाइना और तेल उत्पादक रूस के खेमे की तरफ हो रहा है। ऊर्जा संकट से दुनिया को राहत पहुंचाने के लिए तेल उत्पादन बढ़ाने के अमेरिका के अनुरोध को ठुकरा कर इन्होंने उत्पादन घटा दिया ताकि दाम नीचे न गिरे। इनकी ऊर्जा पर निर्भर भारत जैसे देशों को इससे सबक लेकर कोई वैकल्पिक राह या रणनीति अपनानी होगी। तो ये इन्होंने बोला है अपने किताब में कि महासंकट का दौर आ सकता है, यानी महामंदी आ सकती है और कोविड आ गया है तो चांसेस भी हैं, लेकिन अब क्या होगा वो तो आगे। अब देखिए, उपलब्धियों और नवाचार का साल है। अब देखिए, ये उपलब्धियों के बारे में बताया गया है कि DRDO ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। ठीक है, तो ये आप न्यूज़पेपर से पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है जानने के लिए। अगली खबर है कि NPA के वसूली तंत्र की सुस्ती बरकरार। अब देखते हैं कि NPA क्या होता है। तो NPA का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। NPA भारतीय बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए वे ऋण हैं जिनके ब्याज तथा मूलधन लंबे समय से देय हैं। यह समय 90 दिन या 90 दिनों से अधिक का होता है। अब देखिए, जैसे कि विजय माल्या और ये लोग हुए ना, ये लोग बैंकों का पैसा लेकर भाग गए। अब देखो क्या होता है कि बैंक जब किसी को ऋण देती है तो क्या होता है, वो ऋण देती है तो उसको लगता है कि ये ऋण हमें 90 दिनों के अंदर चुका दिया जाएगा, है ना, या फिर बाद में चुका दिया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब लोग नहीं चुका पाते हैं तो बैंकों के पास वो पैसा नहीं आ पाता है, तो वो जो पैसा होता है ना, वो बैंक के लिए NPA हो जाता है, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। तो हमारे लिए ये काम की न्यूज़ थी। ठीक है, अब इसमें अब कोई खबर ऐसी नहीं है जिसके बारे में बात किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं 30 दिसंबर 2022 के न्यूज़ एनालिसिस में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी तैयारी अच्छे से करें, अपनी तैयारी को मजबूत दिशा दें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप सभी सफलता को प्राप्त हों और सफलता आपके कदमों में आए और आप सभी अपने जीवन में कुछ अच्छा करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।